हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मर्डर पर चर्चा करेंगे। मर्डर पर डिस्कशन से पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आपके साथ कल्पेबल होमिसाइड पर डिस्कशन कर चुका हूँ। मर्डर को समझने से पहले कल्पेबल होमिसाइड को समझना ज़रूरी है, इसलिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको 2-4 बार कायदे से देख लें। मर्डर को डिफाइन किया गया है बीएनएस की सेक्शन 101 में और आईपीसी के सेक्शन 300 में मर्डर की डेफिनेशन दी गई थी। अगर हम बीएनएस और आईपीसी का कंपैरिजन करें तो जो मर्डर की डेफिनेशन आईपीसी के सेक्शन 300 में दी गई थी, सेम वही डेफिनेशन बीएनएस के सेक्शन 101 में कोट की गई है। तो कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, केवल और केवल सेक्शन नंबर में चेंज है और इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड के बारे में कहा जाता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज ए जीनस, मर्डर इज ए स्पीसीज। इसका मतलब ये हुआ कि कल्पेबल होमिसाइड एक वाइडर टर्म है और मर्डर इन कंपैरिजन टू कल्पेबल होमिसाइड इज अ नरेवर टर्म। जैसे रीजनिंग में आप पढ़ते हैं कि वहाँ पे बताया जाता है, अभी कभी आपने रीजनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व की होगी तो उस वे में देखें तो कहा जाता है कि एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड। एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। अर्थात प्रत्येक हत्या सदोष मानव वध है, परंतु प्रत्येक सदोष मानव वध हत्या नहीं। जैसे आप एक सर्कल वाली प्रॉब्लम देखते हैं तो जैसे एक बड़ा गोला है, ये कल्पेबल होमिसाइड का हो गया और ये मर्डर का है। तो जो कुछ भी इस सर्कल के अंदर है वो सभी इस बड़े वाले सर्कल के अंदर है, लेकिन इस बड़े वाले सर्कल में जो भी चीज़ें हैं उनमें से कुछ ही चीज़ें इस छोटे सर्कल के अंतर्गत आती हैं, लेकिन सारी चीज़ें इस सर्कल के अंतर्गत नहीं आती, चूँकि एक बड़ा सर्कल है और ये कंपैरेटिवली एक छोटा सर्कल है और इस सर्कल के अंदर का सर्कल है। आइए इसको और थोड़ा आसान करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी ऑफेंस की चर्चा करते हैं तो उसके हमने देखा कि 2 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एलिमेंट्स 4 होते हैं, उनमें से 2 एलिमेंट्स जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एक्टस रियस और मेंस रिया। मीन्स पहला फिजिकल एक्ट, दूसरा मेंटल एलिमेंट, ए गिल्टी माइंड। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर दोनों में ही जो एक्टस रियस होता है वो होता है काजिंग ऑफ डेथ। मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति डेथ काज करता है तो अगर हम होमिसाइड को डिस्कस करें तो होमिसाइड का मतलब होता है काजिंग ऑफ डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। तो इस होमिसाइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो कल्पेबल होमिसाइड, दूसरा simply homicide, means homicide which is not culpable, means homicide which is culpable or homicide which is not culpable। तो
जब हम जनरल एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जहाँ आप पाएंगे कि काजिंग ऑफ डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग इज नॉट कल्पेबल, मीन्स इट इज़ नॉट पनिशेबल। तो अगर एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग की डेथ काज कर देता है तो वो होमिसाइड है। इट मे बी कल्पेबल आर मे नॉट बी कल्पेबल, ये दंडनीय हो भी सकता है और नहीं भी दंडनीय हो सकता है। तो एक्टस रियस क्या हो गया? काजिंग ऑफ डेथ। अब जब मेंसरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले जब होमिसाइड होगा तो जब उसमें आप मेंसरिया देखेंगे तो सबसे पहले आता है सेक्शन 299, जहां पे वो बात करता है कि इफ डेथ इज काज विद द इंटेंशन टू काज डेथ, मतलब कि मृत्यु कारित करने का ही आशय है और मृत्यु ही कारित हो भी रही है तो ये क्या है? ये कल्पेबल होमिसाइड होगा। लेकिन अभी जब हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 101 बीएनएस पढ़ेंगे तो ये वाला कल्पेबल होमिसाइड, इसको कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो सेक्शन 101 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे कि इफ डेथ इज काज विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ इट इज मर्डर। तो इसी को कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड ऑफ फर्स्ट डिग्री इज ऑलवेज मर्डर। मतलब ये हुआ कि कुछ कल्पेबल होमिसाइड ऐसे हैं जो मर्डर की डेफिनेशन में फॉल होते हैं और कुछ कल्पेबल होमिसाइड ऐसे हैं जो मर्डर की डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन मर्डर को डिफाइन कैसे किया गया है? मर्डर को डिफाइन ही बाय वे ऑफ कल्पेबल होमिसाइड किया गया है। तो सबसे पहले अगर किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ किसी अदर ह्यूमन बीइंग ने काज की है तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होगा वेदर इट इज कल्पेबल आर नॉट। इफ इट इज नॉट कल्पेबल मीन्स इफ इट इज नॉट पनिशेबल, कोई बात नहीं है। अगर ये दंडनीय नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन कैसे कहेंगे कि दंडनीय नहीं है? तो उसके पहले ये जानना महत्वपूर्ण है कि कौन सा दंडनीय होगा, कौन सा कल्पेबल होगा, इसको बता देता है सेक्शन 100। अब अगर सेक्शन 100 में वो कल्पेबल होमिसाइड के डेफिनेशन में नहीं आता है तो इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म, ट्रायल यहीं खत्म, फर्दर प्रोसीडिंग इज नॉट नेसेसरी। लेकिन इफ द आंसर इज यस, इट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, तो क्या है? कल्पेबल होमिसाइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड culpable homicide not amounting to murder। amounting to murder जिसको हम कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, और दूसरा है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब ऐसा सदोष मानववध जो हत्या है और दूसरा ऐसा सदोष मानववध जो हत्या नहीं है। तो जो ये कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है इसी को सेक्शन 101 में मर्डर कहा गया है। तो जब आप बात करते हैं मर्डर की तो लिखते हम मर्डर है। सेक्शन 101 में जो डेफिनेशन दी गई है वो मर्डर वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन अगर आप इसको और इलेबोरेट करेंगे तो ये क्या है? ये कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है। तो ये ऐसा कल्पेबल होमिसाइड है जो कि मर्डर की कैटेगरी में आता है। तो जब कोई होमिसाइड कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है तो फिर हम फर्दर ये देखेंगे कि क्या वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है या वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। तो सेक्शन 100 की डेफिनेशन सेटिस्फाई हुई, वो कल्पेबल होमिसाइड हो गया। अब उसी कल्पेबल होमिसाइड में आप ये चेक करेंगे कि क्या उसमें सेक्शन 101 में जो इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं मर्डर के, या जो सेक्शन 101 में इसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं मर्डर के, क्या वो मौजूद हैं। तो अगर सेक्शन 101 में 4 क्लासेस हैं, 4 एलिमेंट्स बताए गए हैं, तो सेक्शन 101 के अगर 4 क्लासेस में से किसी भी एक क्लास में वो कल्पेबल होमिसाइड
फॉल करता है, मतलब वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के जो सेक्शन 100 के 4 क्लासेस हैं उनमें से किसी में कवर हो रहा है तो वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर वो 4 क्लासेस में से किसी भी एक क्लास में नहीं फॉल करता है, मतलब उसमें 4 क्लासेस में से किसी भी एक क्लास के एलिमेंट्स मौजूद नहीं है तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। डिफरेंस इससे क्या आता है? डिफरेंस इससे पनिशमेंट कहा जाता है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन 101 का पहला एलिमेंट या पहला क्लास जबकि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होता है। तो जब आप सेक्शन 101 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड। तो वो जो कह रहे हैं एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब आप सेक्शन 101 के क्लास फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली और फोर्थली को देखेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि एक्सेप्शंस दिए गए हैं, एक्सेप्शन 1 to 5, तो 5 एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। तो सेक्शन 101 में 4 क्लासेस हैं और 5 एक्सेप्शन हैं। तो पहले ये देखा जाएगा कि क्या उस कल्पेबल होमिसाइड में फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली में से कोई कवर हो रहा है। वो कल्पेबल होमिसाइड इनमें से किसी में कवर हो रहा है तो वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। लेकिन दूसरा इंग्रेडिएंट ये है कि वो इन 5 एक्सेप्शन में से किसी एक एक्सेप्शन में ना आता हो। अगर उन 5 एक्सेप्शंस में से किसी एक एक्सेप्शन में आता है तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड भले ही क्लास 1 से लेकर के 4 तक में आ रहा है, फिर भी वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, बल्कि वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ही रहेगा। तो सबसे पहले चेक क्या करेंगे कि क्या क्लास 1 से लेकर के 4 तक में जो इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं उनमें से कोई मौजूद है। अगर मौजूद नहीं है तो आंसर इट इज़ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन अगर इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर ये चेक किया जाएगा कि क्या उस पे कि वो जो केस है वो क्या एक्सेप्शन 1 से लेकर के एक्सेप्शन 5 तक में किसी भी एक एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। अगर वो उन 5 एक्सेप्शन में से किसी भी एक एक्सेप्शन में आता है तो हम उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहेंगे। क्यों? चूंकि लिखा गया है एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड। तो चूंकि 5 एक्सेप्शन में से किसी एक एक्सेप्शन में आ गया है तो इसलिए वो मर्डर नहीं है। लेकिन अगर क्लास 1 से लेकर के 4 तक में कवर हो रहा है, 5 एक्सेप्शन में से कोई भी एक एक्सेप्शन में बताई गई परिस्थितियां मौजूद नहीं है तो हम उसको कहेंगे कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। तो पहले हम क्लास 1 को डिस्कस करते हैं। तो क्लास 1 कहता है कि एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय व्हिच डेथ इज काज्ड इज डन विद द इंटेंशन टू काज डेथ। मतलब ये कह सकते हैं इंटेंशनल काजिंग ऑफ डेथ, इंटेंशनल काजिंग ऑफ डेथ इज मर्डर अंडर क्लास 1 ऑफ सेक्शन 101। अब आप इसको थोड़ा कंपेयर करेंगे सेक्शन 100 से, तो वहां पे कहा गया है कि whoever causes death by doing an act with the intention of causing death commits culpable homicide। तो इस हिसाब से आप ये पाएंगे कि ये दोनों सिचुएशंस ओवरलैप कर रही हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि वो कल्पेबल होमिसाइड होगा कि मर्डर होगा? तो जो कल्पेबल होमिसाइड विद इंटेंशन टू काज डेथ है उसको कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड ऑफ फर्स्ट डिग्री, और उसके आगे कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड ऑफ फर्स्ट डिग्री इज ऑलवेज मर्डर। तो अगर पहले वाले डिग्री का कल्पेबल होमिसाइड है तो वो मर्डर होता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी की डेथ काज करना चाहता था और जो कुछ कार्य उसने किया वो कार्य विद इंटेंशन टू काज डेथ किया और रिजल्ट भी अगर यही आया कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो ये कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा, जिसको शॉर्ट में मर्डर कहते हैं।
दूसरा जो एलिमेंट आता है, जो दूसरा क्लास है, वो दो चीज़ों की बात करता है, इंटेंशन प्लस नॉलेज। इंटेंशन प्लस नॉलेज। यहाँ पे आप देखेंगे पहले वाले क्लास में कि इंटेंशन टू काज डेथ होता है, नॉलेज की कोई रिलेवेंसी नहीं है। यहाँ पे ये कहता है इंटेंशन टू काज बॉडली इंजरी है। इंटेंशन किसका है? टू काज बॉडली इंजरी है। और नॉलेज किस बात का है? नॉलेज इस बात का है कि जिस पर्सन को बॉडली इंजरी काज की जा रही है वो किसी ऐसे डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, किसी ऐसे डिजीज से सफ़र कर रहा है, या किसी ऐसी इन्फर्मिटी से सफ़र कर रहा है कि ये जो बॉडली इंजरी है, ये बॉडली इंजरी उस व्यक्ति की डेथ काज कर सकती है। तो नॉलेज एज टू पेक्यूलियर, मतलब ये सब के लिए नहीं है, उस पर्टिकुलर एक्यूज के लिए है। तो ये कह रहा है नॉलेज एज टू पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस of the victim that the bodily injury intended to be inflicted may cause death of that particular person। यहाँ पे इंटेंशन बॉडली इंजरी काज करने का है, लेकिन ये जो विक्टिम है इसकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि ये बॉडली इंजरी जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में एक साउंड हेल्थ के आदमी की डेथ नहीं काज कर सकती है, लेकिन ये जो जिसके ऊपर ये बॉडली इंजरी इन्फ्लिक्ट करना चाहता है, मतलब इसका जो टारगेटेड विक्टिम है उसकी पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि उन सर्कमस्टांसेस में ये बॉडली इंजरी इसकी डेथ काज कर सकती है, भले किसी अन्य व्यक्ति की डेथ ना काज हो, तो ये भी मर्डर कहलाएगी। जैसे जब आप सेक्शन 101 का सेकंड इलस्ट्रेशन देखेंगे तो वो कहता है कि ए बी के पेट में एक ब्लो देता है, मतलब बी के पेट पे मुक्का मारता है। अब बी किसी ऐसे डिजीज से सफ़र कर रहा है कि अगर उसके पेट पर एक मुक्के की भी चोट लग जाएगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, या तो ये जो अफेंडर है, जो एक्यूज्ड ए है, अगर इसको इस बात का नॉलेज है कि बी ऐसे डिजीज से सफ़र कर रहा है कि एक मुक्के, अगर इसके पेट पे एक मुक्का लग गया तो इसकी डेथ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए उसकी तिल्ली बढ़ी हुई है, उसका स्प्लीन बढ़ा हुआ है, और उस पर अगर एक मुक्का भी लगा तो उससे सामान्य व्यक्ति की डेथ तो नहीं काज होगी, लेकिन चूंकि बी का स्प्लीन या प्लीहा बढ़ा हुआ है तो उस पर एक भी मुक्के की चोट लगेगी तो उसका जो स्प्लीन है वो रप्चर कर जाएगा, फट जाएगा, और इससे क्या होगी, बी की डेथ हो जाएगी। तो अगर ए को, एक्यूज को ये पता है तो, और ये जानकारी है, इसके बावजूद वो उसके पेट पे मार रहा है, तो ये मर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर ए को ये नहीं पता है कि ए का कोई डिजीज़ है उसके पेट में, मान लीजिए उसका स्प्लीन बढ़ा हुआ है और उसके पेट पे अगर एक मुक्का भी लग जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, इन सर्कमस्टांसेस में उसको पता नहीं है, इन सर्कमस्टांसेस में अगर वो उसके पेट पर एक मुक्का मारता है और उसका इंटेंशन केवल बॉडली इंजरी काज करने का है, डेथ काज करने का नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर बी की डेथ हो भी जाती है तो ये मर्डर नहीं होगा, मर्डर नहीं होना होकर के बल्कि ये कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। लेकिन ये भी डिटरमिन किया जाएगा कि क्या यही मुक्का इतने ही जोर से किसी स्वस्थ व्यक्ति को मारा गया होता तो क्या उसकी डेथ होती। तो इफ़ द आंसर इज कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को इतनी ही जोर की चोट पहुंचाई जाती तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में उसकी डेथ ना होती, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उसकी डेथ ना होती। लेकिन बी की डेथ इसलिए हो गई कि उसकी स्प्लीन बढ़ी हुई थी और इस बात की जानकारी ए को नहीं थी, इसलिए कल्पेबल होमिसाइड है। और अगर जानकारी थी तो ये मर्डर है। तो यहाँ इंटेंशन टू काज बॉडली इंजरी होता है प्लस नॉलेज एज टू पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस ऑफ द विक्टिम होता है कि उसको अगर
जो बॉडली इंजरी वो इन्फ्लिक्ट करना चाहता है उसको ये पता है कि इस बॉडली इंजरी से, उसको ये नॉलेज है कि इस बॉडली इंजरी से इस विक्टिम की डेथ हो सकती है या हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में ये कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। आते हैं क्लास 3 पे। क्लास 3 ये कहता है इफ इट इज डन विद द इंटेंशन टू काज बॉडली इंजरी एंड द इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू काज डेथ। मतलब यहाँ पे इंटेंशन क्या है, यहाँ पे भी इंटेंशन टू काज बॉडली इंजरी है, लेकिन जो बॉडली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड है, जो बॉडली इंजरी ये एक्यूज्ड काज करना चाहता है, वो सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है, वो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में ऐसी है कि उससे डेथ काज हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटेंशन टू काज बॉडली इंजरी है, लेकिन वो बॉडली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड जो है, जो बॉडली इंजरी है, जो शारीरिक क्षति कारित करने का आशय है, वो शारीरिक क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, तो ये मर्डर होगा। अब अगर इसको क्लास 2 को क्लास 3 से कंपेयर करें तो वहाँ भी इंटेंशन टू काज बॉडली इंजरी था, यहाँ भी इंटेंशन टू काज बॉडली इंजरी है, लेकिन यहाँ पे जो वहाँ पे जो था कि नॉलेज था, तो वहाँ पे वो नॉलेज क्या था, वो एक्यूज्ड का सब्जेक्टिव नॉलेज था। मतलब एक यहाँ पे वहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये था कि क्या एक्यूज्ड को ये जानकारी है कि नहीं कि इस व्यक्ति को अगर ये बॉडली इंजरी इन्फ्लिक्टेड की जाएगी तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो क्लास 2 में जो नॉलेज है वो सब्जेक्टिव नॉलेज है, इसीलिए हम उसको कहते हैं वहाँ पे इंटेंशन प्लस नॉलेज होता है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये एक्यूज्ड का नॉलेज रिलेवेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ द इंजरी है, ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ द इंजरी है। मतलब एक्यूज्ड को पता था कि नहीं पता था, इससे मतलब नहीं है, उसका इंटेंशन बॉडली इंजरी काज करने का था, उसको ये नॉलेज था कि नहीं था कि ये बॉडली इंजरी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है टू काज डेथ है, ये उसको जानकारी थी कि नहीं थी, ये रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पे एक्यूज्ड का सब्जेक्टिव नॉलेज, एक्यूज्ड का अपना नॉलेज महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि क्या महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ द इंजरी महत्वपूर्ण है कि जो वो इंजरी काज करने का वो इंटेंशन था, वो इंजरी क्या प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में इस प्रकृति की है कि किसी की मृत्यु कारित हो जाए। तो यहाँ पे इसके सब्जेक्टिव नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे डिटरमिन क्या होगा, उसका इंटेंशन डिटरमिन किया जाएगा, फिर ये डिटरमिन किया जाएगा कि नेचर ऑफ इंजरी क्या है, इसका क्या नॉलेज था, कोई मतलब नहीं। इतना प्रूफ हो गया कि इसका इंटेंशन बॉडली इंजरी काज करने का था। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कि बॉडली इंजरी का नेचर क्या था, जो ये इंजरी इन्फ्लिक्ट करना चाहता था उसका नेचर क्या था। अगर वो इंजरी इस नेचर की है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी की मृत्यु हो जाएगी, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड हो सकता है और मेडिकल साइंस पे भी बेस्ड हो सकता है, मतलब उसके आधार पर डिटरमिन करेंगे। अगर आंसर ये आता है कि बॉडली इंजरी का नेचर ये है कि इससे डेथ काज हो जाएगी, डेथ काज हो जाएगी मतलब मृत्यु कारित करने के लिए ये पर्याप्त है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मर्डर हो जाएगा। जैसे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे उसने किसी व्यक्ति के क्लास 2 में ए ने बी के पेट पर, उसके स्टमक पर एक मुक्के का प्रहार किया, एक मुक्का मारा था और मर गया चूँकि उसकी स्प्लीन बढ़ी हुई थी। लेकिन यहीं पे ए अगर किसी भी व्यक्ति के मुक्के पे, मान लीजिए बी ही है और उसके पेट पे इतना जोर से प्रहार करता है, कई सारे मुक्के मारता है, या उसके पेट में चाकू घुसेड़ देता है या तलवार घुसेड़ देता है, तो तलवार घुसेड़ा, एक ही बार घुसेड़ दिया पर्याप्त है किसी के भी मर जाने के लिए। लेकिन चाकू एक बार नहीं घुसेड़ा, एक बार घुसेड़ा निकाला, घुसेड़ा निकाला, इतनी बार चाकू से उसके पेट पे प्रहार किया कि
कि कोई भी आदमी मर जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्लास 3 में फॉल कर जाएगा। अब आते हैं हम क्लास 4 पे, जो नॉलेज के बेस पे लायबिलिटी को डिटरमिन करता है। ये कह रहा है कि अगर एक्यूज्ड, इफ द पर्सन causing the death causes death with the knowledge that it is so imminently dangerous, यहाँ पे क्या है, imminently dangerous act होना चाहिए, it is so imminently dangerous, मतलब इसको ये नॉलेज है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ, जो बॉडली इंजरी इन्फ्लिक्ट मैं करने जा रहा हूँ, इट इज़ सो इमिनेंटली डेंजरस, मतलब इतना अवश्यंभावी है, इतना अवश्यंभावी रूप से खतरनाक है कि दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी काज डेथ, मतलब यहाँ पे ऑल प्रोबेबिलिटी टू काज डेथ है। इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं अधिसंभाव्य। तो एक होता है लाइकली रिजल्ट, एक होता है प्रोबेबली रिजल्ट। तो लाइकली रिजल्ट का मतलब ये है कि संभावना है कि मृत्यु कारित हो जाएगी, मतलब मृत्यु कारित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अधिसंभाव्य मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी काज डेथ, मतलब प्रत्येक अधिसंभावना में मृत्यु कारित हो जाएगी, मतलब ये पता है कि इससे मृत्यु कारित हो ही जाएगी। संभावना नहीं कि हो सकती नहीं हो सकती, बल्कि अगर उसको भगवान ही बचाए तो बचाए या कोई एक्सटर्नल फोर्स ही बचाए तो बचाए, लेकिन सामान्यता की वो क्या है कि प्रत्येक संभावना ये है कि अगर इतना इंजरी किसी को काज कर दी गई तो वो मर ही जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो मर ही जाएगा। तो इफ इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी काज डेथ आर सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू काज डेथ, तो डेथ ही काज कर देगा या ऐसी बॉडली इंजरी काज कर देगा जिसके बारे में इसको नॉलेज ये है कि वो बॉडली इंजरी इतनी इमिनेंटली डेंजरस है कि उससे मृत्यु कारित हो ही जाएगी, और तो ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाएगा। लेकिन अब आप जनरल एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ इसके डिफेंसेस हैं। डिफेंसेस का मतलब कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पे कि किसी की डेथ काज करने का रिस्क लेना जस्टिफाइड है। जैसे जब आप जनरल एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ ये पाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति मृत्यु कारित करने का आशय नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन तो मटेरियल है नहीं, यहाँ पे तो नॉलेज की बात की गई है, तो यहाँ पे इंटेंशन से तो कोई लेना ही देना ही नहीं है। लेकिन जनरल एक्सेप्शन का पार्ट देखेंगे तो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति डेथ काज करने का, जो आदमी कर रहा है उसका डेथ काज करने का कोई इंटेंशन नहीं है, और वो सामने वाले को के जीवन रक्षा के लिए या उसको ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए या किसी ग्रीवियस डिजीज से बचाने के लिए या किसी ग्रीवियस इन्फर्मिटी से बचाने के लिए, मतलब कोई ग्रीवियस हर्ट है या उसको कोई ग्रीवियस डिसीज हो गया, मतलब उसका इतना खतरनाक मर्ज उसको हो गया है कि उसके प्राण रक्षा के लिए या उसको उस रोग से क्योर करने के लिए डेथ काज करने का रिस्क लेना जरूरी है। मतलब डेथ काज करने का इंटेंशन नहीं है, बल्कि डेथ काज करने का रिस्क लेना जरूरी है। मतलब कि जो काम हम उसके जीवन को बचाने के लिए कर रहे हैं या जो उसको ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी या ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए कर रहे हैं, उसमें वो बच गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का भी रिस्क है कि हो सकता है वो ना ही बचे। तो ऐसी स्थिति में अगर ये उसकी कंसेंट से किया गया है तो कोई अपराध नहीं है, या अगर वो कोई कम आयु का बच्चा है या कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है तो उसके माता पिता द्वारा ये काम किया जा रहा है, चूंकि वो अभी कंसेंट देने की स्थिति में है नहीं, चूंकि बच्चा है या अनसाउंड माइंड का है, तो उसके गार्जियन द्वारा ये काम किया जा रहा है या गार्जियन की कंसेंट से किया जा रहा है, तो ये मर्डर में नहीं आएगा, नो ऑफेंस में आ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, उस व्यक्ति से, मतलब जनरल प्रैक्टिस तो ये है कि डॉक्टर्स जो हैं उनके
जो भी गार्जियंस होते हैं जो उनके साथ हैं उनसे कराते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस व्यक्ति को ले जाया जाना है उसको एनेस्थीसिया दिया जा चुका है, तो भले ही वो बच्चा नहीं है, भले वो ही बेहोश नहीं है, लेकिन चूंकि एनेस्थीसिया दिया गया तो कैसे अपनी कंसेंट कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर वो होश चेत में है तो उसकी कंसेंट साइन कराते हैं, कंसेंट फॉर्म पे साइन कराते हैं कि हम आपका ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इसमें ये मतलब ऑपरेशन तो किसी व्यक्ति को क्योर करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें ये रिस्क इन्वॉल्व है और ऐसी स्थिति में डेथ भी काज हो सकती है, तो आप इस पे अपनी कंसेंट दें कि हम आपका ऑपरेशन करें। तो पहले वो कंसेंट फॉर्म पे साइन कराते हैं, फिर ऑपरेट करते हैं। ठीक, पॉसिबल रिस्क भी बताते हैं, जैसे कि अगर किसी को एनेस्थीसिया दिया गया है तो कई बार ये हो सकता है, मतलब इस बात की भी संभावनाएं हैं 100 आउट ऑफ 1% ये संभावना है कि जिसको एनेस्थीसिया दिया गया है उसको 4 घंटे बाद होश आ जाना चाहिए, लेकिन पता लगा 10 घंटे 20 घंटे 50 घंटे तक होश नहीं आया। या 1000 में से किसी एक केस में अगर ये भी संभावना है कि एक्यूज्ड को वो जिसका ऑपरेशन होना है वो एनेस्थीसिया के कारण कोमा में चला गया, तो ये पॉसिबल रिस्क हैं, तो ये उसको इन्फॉर्म करके उसकी फिर कंसेंट ली जाती है, तब किया जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर ऑपरेशन थिएटर में, मतलब मैं एक सर्कमस्टांस बता रहा हूँ, इसके अलावा भी कई सारी सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर ऑपरेशन टेबल पे उस व्यक्ति की डेथ हो गई या कोई इंजरी काज हो गई तो ये एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा। तो यहाँ क्या था, यहाँ पे डॉक्टर को नॉलेज तो है लेकिन उसके पास एक जस्टिफाइड रीजन है इस नॉलेज के साथ काम करने का, ये रिस्क लेने का एक जस्टिफाइड रीजन है। तो आप कर भी रहे, आपको पता भी इमिनेंटली डेंजरस है, लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सक्यूज है उस मामले में रिस्क लेने का, तब तो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर रिस्क लेने का कोई जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, तब ये मर्डर हो जाएगा। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाना है वो, मतलब मैं ऑपरेशन का उदाहरण दे रहा हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो जिस व्यक्ति को ऑपरेट किया जाना है, मतलब जिसकी इंजरी, जिसको सेव करने के लिए, जिसकी लाइफ को सेव करने के लिए, जिसको ग्रीवियस बॉडली डिजीज, इन्फर्मिटी या हार्ट से बचाने के लिए कोई काम किया जाना है, उसमें इस बात के रिस्क हैं कि उसकी डेथ काज हो सकती है, उसको ग्रीवियस हार्ट काज हो सकती है, डिजीज काज हो सकती है, इन्फर्मिटी काज हो सकती है। ठीक, ऐसी स्थिति में पहली बात तो कंसेंट लेंगे, वो कंसेंट देने की स्थिति में है तो उससे लेंगे। अगर वो कंसेंट देने की स्थिति में नहीं है, बच्चा है या अनसाउंड माइंड का आदमी है, या जैसे एनेस्थीसिया वगैरह का केस हो गया, तो क्या है, कोई व्यक्ति उसको एकम्पनी कर रहा है जो उसके साथ है, मतलब उसके रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनकी कंसेंट लेंगे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं कि जबकि कंसेंट लेने का टाइम ही ना हो। मान लीजिए एक एग्जांपल आप पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शन में कि एक सर्जन है, उसके सामने एक व्यक्ति घोड़े से गिरता है और उसको इतनी हेड इंजरी हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है, उसके साथ कोई नहीं है, उसके साथ जो कोई लोग हैं, अब उसका आई कार्ड खंगालने में, पता करने में ये हो जाएगा कि अगर विदिन 15 मिनट्स या विदिन 30 मिनट्स, मतलब जितना कंसेंट लेने में, लोगों को खोजने में टाइम लगेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करने में, उतनी देर में अगर उसके हेड का ऑपरेट नहीं किया गया तो वो पक्का मर ही जाएगा। और ऐसी स्थिति में उसको बचाने का एक ही विकल्प है कि उसके हेड को ऑपरेट किया जाए, उसके ब्रेन को ऑपरेट किया जाए, लेकिन इसमें भी रिस्क है कि उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में इस नॉलेज के साथ भी अगर वो उसको बचाने के इरादे से ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे भी रिस्क लेने का एक जस्टिफाइड ग्राउंड है। तो अगर रिस्क लेने का जस्टिफाइड ग्राउंड है तब तो ये मर्डर नहीं होगा, लेकिन अगर रिस्क लेने का कोई भी जस्टिफाइड ग्राउंड या जस्टिफिएबल एक्सक्यूज नहीं है तो ये मर्डर हो जाएगा। तो ये क्लास 1, 2, 3, 4 हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए इसको समझने के लिए पहले आप 4-6 बार बेयर एक्ट रीडिंग लगाएं, उसके बाद आप इसको 2-4 बार सुने, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं,
तो उस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर अगले लेक्चर में दे दूंगा, टाइप करके दे दूंगा, या मैं लाइव क्लास लेकर के भी आपका डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। तो जैसा भी है आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और अन्य लोगों के साथ, अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।